जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल Y2 स्टडी पॉइंट में। साथियों, इसके पहले वाले हमने वीडियो बताया था वर्णमाला के बारे में, और वर्णमाला में हमने स्वर के बारे में केवल बताया था। तो इसमें हम आपको अब जो है व्यंजन के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसमें हमने क्या बताया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर बोलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं ये कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से प्रश्न इस व्यंजन के पार्ट से बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बोली जा रही है कि प्लुस स्वर भी होता है। तो दोस्तों, प्लुस जो स्वर होता है उसको हम ये कोई अलग से स्वर नहीं होता है। जो प्लुत स्वर होता है कोई अलग से स्वर नहीं होता है, वही स्वर होते हैं जो हमने 11 पढ़ाए थे। तो उसी में क्या करते हैं, उसको खींच के बोल देते हैं। जैसे हम बोला राधा, राधा, यानी कि जो उसमें आ का डंडा यानी आ की मात्रा है उसको हम खींच के बोल रहे हैं, तो हो जाएगा प्लुत स्वर। जो स्वर को हम खींच के बोलेंगे, लंबे समय तक बोलेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर बोलेंगे। ठीक, जैसे हमने कहा ओम, यानी कि ओ को हम क्या बोल रहे हैं, खींच के लंबा समय तक बोल रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। ठीक है, आई होप आपको प्लुत स्वर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे तो व्यंजन क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन आपने तो क ख ग घ पढ़ा ही होगा। तो स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, उसमें वर्ग होते हैं। क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। जैसे हमने कहा पहला जो पढ़ते हैं क ख ग घ, फिर उसके बाद पढ़ते हैं च छ ज झ, फिर ट ठ ड, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो उनको हम वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो पहला वाला होता है, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं क। क्या बोलते हैं, क, इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, क वर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं, क वर्ग। दूसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं च वर्ग। क्या बोलते हैं, च वर्ग। और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, ट वर्ग। फिर चौथे वाले को बोलते हैं त वर्ग। क च ट त प, ऐसे याद कर सकते हैं, क च ट त प। ठीक, कौन कौन से होते हैं उसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला होता है क, दूसरा होता है ख, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, ग, फिर होता है घ, फिर होता है अंग। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या होता है, च, छ, ज, झ, और क्या होता है, ञ। ठीक है, अगला वाला क्या होता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़। क्या होता है, ये होता है। अब उसके बाद त, थ, द, ध और न। इसमें क्या होता है, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये होते हैं स्पर्श व्यंजन क से लेके प तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग को क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, और बताएंगे जो बचते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं, पहले इनके बारे में क्लियर बढ़िया से कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज और इसमें होता है कि जो ड होता है, तो एक कहीं कहीं देखने को ड ऐसे मिल जाता है बिंदी वाला, फिर ढ वाला ऐसे मिल जाता है कहीं कहीं देखने को। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन न बोल के क्या बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा कि ड और क्या है, ढ को, ड और ढ को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त, क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये बिंदी लग जाएगा तो क्या कहलाएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला है इसको हम नाम दे देते हैं पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ऐसे करके। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा, ऐसे रो में। फिर इसको हम बोलेंगे चौथा, ये हो जाएगा पांचवा, यानी कि खड़े डंडा में इसको क्या बोलेंगे, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग। तो ऐसे भी आपको याद रखना है। तो पहले भाग में क्या आएगा, क च ट त प, दूसरे भाग में क्या आएगा, ख छ ट थ प, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही अधिकतर हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, च वर्ग ट वर्ग तो हम उसको कंठ के यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो लिखा है प वर्ग, इस प वर्ग को हम लोग बोलते हैं बच्चा वर्ग। क्या बोलते हैं, बच्चा वर्ग। क्यों बोलते हैं बच्चा वर्ग, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, जब वो बोलना सीखता है, तो सबसे पहले इन्हीं व्यंजनों में से किसी न किसी शब्द से स्टार्ट करता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो पहले क्या क्या नाम ले सकता है, पापा नाम ले सकता है, बाबा नाम ले सकता है, मम्मा, ऐसे करके बोलता है, तो बच्चा वर्ग इसे कहते हैं। प वर्ग को क्या बोलते हैं, बच्चा वर्ग बोलते हैं। ठीक है, और जो ये पांचवा आपको दिख रहा है, पांचवा ये वाला जो आपको पांचवा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक वर्ड बोलते हैं। अब इसे अनुनासिक वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इन वर्णों को हम बोलेंगे, यानी कि जब इन इधर वाले व्यंजन को, पांचवें वर्ग के व्यंजन को बोलेंगे,
तो बोलने में हमारे नाक से आवाज आएगी। कैसे आएगी? नाक से आएगी। नाक से कैसे आएगी बोल के आपको हम बताते हैं। जैसे हमने बड़ा अंग, क्या बोला? अंग, यानी कि नाक से आवाज आ रही है। फिर हमने बोला ड, तो कहां से आ रही? नाक से आ रही है। न, यानी कि नाक से, यानी कि जब इसको हम बोलेंगे तो क्या आएगा? नाक से थोड़ी आवाज आएगी। इसे हम बोलेंगे अनुनासिक वर्ड। क्या बोलेंगे? अनुनासिक। तो पांचवें वर्ग को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुनासिक वर्ग बोलते हैं। ठीक है। अब तो इतना समझ में आ गया। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? क च ट ट प वर्ग को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। और कि बिंदु लगेगा तो, ठीक है। और इस वाले वर्ग को क्या बोलते हैं? पांच वाले को अनुनासिक वर्ग बोलते हैं। ठीक है। और इस वाले को बच्चा वर्ग बोलते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो आगे हम देखेंगे एक होता है अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आएंगे? हमने प तक तो पढ़ लिया। तो प के बाद क्या आता है? य, र, ल, व। य, र, ल, व को क्या बोलते हैं हम लोग? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व को क्या बोलते हैं हम लोग? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और उसके बाद एक और होता है जिसे बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। अब ये जानते हैं कि ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं स, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला स, फिर उसके बाद हो जाएगा छोटा स जिसको दंत स बोलते हैं। इसको बोलते हैं तालव्य स, इसको बोलते हैं मूर्धन्य, इसको बोलते हैं दंत। उसके बाद क्या आता है? हाँ। तो इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। क्यों बोलते हैं इसे संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन? कि जब इसको बोलेंगे तो बोलने में हमको संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि हमारी मुख को, यानी कि जीभ को, यानी कि जो क्या करना होगा? संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। और इसको जब बोलेंगे तो हमारे अंदर, मतलब अंदर से जब आवाज आई तो रगड़ की आवाज आएगी। तो जब रगड़ के आएगी तो गर्माहट उत्पन्न होगी, जिससे इसलिए क्या बोलते हैं? उसको ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अंतस्थ, इसको ऊष्मीय। ठीक है। अब अगला जो है हमारे पास, तो अगला जो व्यंजन होगा वो होगा संयुक्त व्यंजन। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? क्षत्रिय, छत्री वाला छ। फिर उसके बाद आएगा आपका त्र आएगा, और क्या आएगा? ज्ञ आएगा। एक होता है स्र। ठीक है। ये आता है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? इसे क्यों संयुक्त व्यंजन कहते हैं? इन चारों को संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है? क, फिर क्या होता है? स, यानी कि क और स से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन। फिर आगे त्र लिखा है, तो इसको ये भी दो से मिलकर बना होता है। पहला होता है त और दूसरा होता है र। और ज्ञ किससे मिलकर बना होता है? तो ज से मिलकर बना होता है और इ से मिलकर बना होता है, यानी कि दो अक्षरों से मिलकर, दो वर्डों से मिलकर बना, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। अब इसको स्र किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? बड़का स, इसको बोलते हैं तालव्य स, और किससे? र से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो ये होते हैं कुल व्यंजन: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है। तो इतने व्यंजन होते हैं, आपको याद रखना होगा। एक बार फिर से रिवाइज करें। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? क च ट त प वर्ग को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन में ये जो दो ढ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, क्योंकि इसमें बिंदी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? उत्क्षिप्त व्यंजन। पांचवा जो वर्ग होता है उसे अनुनासिक वर्ग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको नाक से बोलना पड़ता है। ठीक है। और इस वाले वर्ग को क्या बोलते हैं हम लोग? बच्चा वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो आवाज बोलना सीखता है, तो सबसे पहले इन्हीं वर्णों का इस्तेमाल करता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल, व को क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्मीय व्यंजन और या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? श, श और ह को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको बोलने में थोड़ा सा क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा मुख को। ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। देखिए यहाँ पे छ है तो क और स से मिलकर बना है, त्र है तो त और र से मिलकर बना है, ज्ञ है तो ज और ज्ञ से मिलकर बना है, स्र है तो स्र और र से मिलकर बना है, तो इसे बोलते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, तो जो यह है और वह है, जो यह है और वह है, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? लिख देने यहाँ पे, यह और वह को, यह और वह को हम लोग एक चीज और उसका नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? बोलते हैं अर्धस्वर। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। यह और वह को अर्धस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यह वो को अर्धस्वर भी बोलते हैं। क्यों अर्धस्वर बोलते हैं? जैसे हमने लिखा, क्योंकि जब इसको, इसका जो यूज करेंगे ना,
ये स्वर, इसके स्थान पे स्वर को भी लगा सकते हैं, जैसे हमने बोला महिलाएं, क्या बोला, महिलाएं, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला, हमने महिलाएं बोला, तो ऐसे लगा सकते हैं। अब इसको हम, इस महिला को भी ऐसे भी लिख सकते हैं, महिलाएं को, महिलाएं। तो इस य के स्थान पे हमने किसका प्रयोग किया, स्वर का प्रयोग किया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धस्वर भी बोलते हैं। य और व को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर भी बोलते हैं, ठीक है। य और व को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर भी बोलते हैं। अब बचा र और ल, तो याद रखिएगा इस जो र होता है, र को हम लोग बोलते हैं लुंठित व्यंजन, क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन। और ल को हम लोग क्या बोलते हैं, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। र को क्या बोलते हैं, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। र को क्या बोलते हैं, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। ल को क्या बोलते हैं, ल को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक स्वर, क्या बोलते हैं, पार्श्विक स्वर बोलते हैं। अब इसे पार्श्विक स्वर क्यों बोलते हैं, सॉरी पार्श्विक व्यंजन क्यों बोलते हैं, ल को पार्श्विक व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसको हम बोलेंगे तो हमारे पार्श्विक मतलब होता है कि पीछे, यानी कि पीछे भाग से आवाज आएगी, मुंह के अंदर से पीछे भाग से आवाज आएगी, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पार्श्विक व्यंजन बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज और होता है, कभी बोला जाता है आगत स्वर, कभी बोला जाता है आगत व्यंजन। तो आगत स्वर और आगत व्यंजन किसे कहते हैं, उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, तो जो आगत स्वर होता है, आगत जो स्वर होता है ऐसे करके होता है, ऐसे, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, लिखते हैं ना डॉक्टर, तो डॉक्टर के ऊपर जो ये लगा होता है, ये तो हमारी हिंदी भाषा का शब्द है नहीं, ये क्या हुआ है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ठीक है। डॉक्टर तो हिंदी भाषा का कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो लगा है अर्धचंद्र, इसको हम लोग बोलते हैं आगत स्वर, यानी कि ऐसी जो मात्रा लग गई उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आगत स्वर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगत व्यंजन की। तो आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आगत व्यंजन जो होते हैं वो फारसी शब्द से जैसे मिलते जुलते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा क ख ग, क ख ग में जो है ना, इसमें यहाँ पे लगा देंगे छोटा सा बिंदी, जिसको बोलते हैं नुक्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं, ये लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ज, फिर इसको जाएगा फ, ठीक है। तो ये फारसी शब्द है, हालांकि सॉरी फारसी वर्ड है जो कि ये लिए गए क ख ग और ज झ फ। इसको बोलते हैं कैसे, क, और इसको बोलते हैं ख, इसको बोलते हैं ग, इसको क्या बोलते हैं ज, यानी कि बोलने में थोड़ा सा भारीपन आएगा, झ क्या बोलेंगे ज, फिर इसके बाद फ क्या बोलेंगे फ। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, आगत व्यंजन बोलते हैं, और ऐसे जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, आगत स्वर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज नहीं छूटेगी दोस्तों, जितनी भी चीजें हैं व्यंजन में, सब चीजें हमने बता डाली है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो व्यंजन घोषत्व के आधार पर व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहले वाले को बोला जाता है अघोष, और दूसरे वाले को बोला जाता है सघोष या घोष बोला जाता है, ठीक है। और जो अघोष होता है, अघोष में क्या क्या होता है, पहला और दूसरा जो वर्ग होता है, यानी कि जो ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, इसको बोलेंगे हम लोग अघोष, क्या बोलेंगे, अघोष। यानी अघोष सघोष का मतलब ये होता है कि जब हम बोलते हैं तो बोलने में क्या थोड़ा सा मतलब ज्यादा पैनी आवाज हो, कैसी हो, पैनी यानी कि भारीपन हो आवाज में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सघोष बोलेंगे, ठीक है। यानी कि भारीपन आवाज में आया तो उसको सघोष बोलेंगे। अब पतली आवाज यानी पैनापन आया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, अघोष बोलेंगे। तो अघोष कौन कौन से हैं, पहला वर्ग दूसरा वर्ग को ऐसे करके जो है, ये खड़ा वाला वर्ग है ये वाले, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अघोष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अघोष, इसको और इसको बोलेंगे अघोष। और जो ये बचा तीनों, अब जो ये तीनों बचा, ये पहला दूसरा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। और बाकी जो बचा ये तीन ठो, इस तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, सघोष बोलेंगे। तो हम आगे इसके विभेद के बारे में अच्छे से आपको ड्राफ्ट के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम देखेंगे घोषत्व के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसके आधार पे, घोषत्व के आधार पे। तो घोषत्व के आधार पे जो व्यंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अघोष, दूसरा होता है घोष या सघोष बोलते हैं, ठीक है। हमने पीछे बता दिया इसका मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से अघोष है, कौन कौन से सघोष है। तो पेपर में पूछा जा सकता है, तो इस शब्दों को, इस वर्डों को देखे, व्यंजनों को देखे पूछेगा कि बताइए उसमें से कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष है, कौन कौन से वर्ग के जो होते हैं वो सघोष होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है। अब जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, आपको याद रखना है। तो जो अघोष होता है, अघोष में ये पहला ये दूसरा किसमें आता है, अघोष में। यानी कि पहला जो वर्ग है और कौन सा, दूसरा जो वर्ग है, इस वाले वर्ग में कौन कौन से आते हैं, पहला वाले में क आएगा, च आएगा, ट आएगा, त आएगा, प आएगा। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। दूसरे वाले में ख, छ, ट, थ, फ, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, अघोष बोलेंगे। आपको ये लिख लेना है कि नीचे इसके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे चार्ट बना दिया है, ठीक है। अब उसके बाद बचे कौन से, ये वाले। अब तीन जो बचे वो किस में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तीन हो जाएगा
4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जो 3 है 4 है और 5 है वो किस में चला जाएगा, घोष या सघोष में चला आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें और भी तो कुछ बचे हुए हैं। जैसे बचा है उत्क्षिप्त व्यंजन बच गया, उसमें संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन बच गया, और कौन सा बचा, अंतस्थ व्यंजन बच गया। तो इनको कहाँ रखा जाएगा, इधर रखा जाएगा कि इधर रखा जाएगा। एक संयुक्त व्यंजन होता है उसको कहाँ रखा जाएगा, तो इनको देखते हैं कहाँ कहाँ रखा जाता है। तो जो संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन होते हैं उसमें से 3 जो स है, पहले कौन सा स लाइन से लिखेंगे, ये वाला स, उसके बाद कौन सा स, ये वाला स, फिर उसके बाद कौन सा, ये वाला दंत स। इन तीनों को घोष में रखा जाता है, किसमें, घोष में रखा जाता है। और बाकी जो बचा इसका ह, तो ह को किस में रखा जाएगा, इस वाले में रखा जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि स, श और स को किस में रखा जाएगा, घोष अघोष में रखा जाएगा, और ह को इसमें से इसमें अलग कर दिया जाएगा तोड़ के। ठीक है, अब उसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य, र, ल और कौन सा व। तो य, र, ल, व को भी किस में रखते हैं, घोष में रखते हैं। किस में रखते हैं, घोष में रखते हैं। अब बात आती है कि हम संयुक्त व्यंजन को कहाँ रखते हैं। तो गाइस आपको याद रखना होगा कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उस संयुक्त व्यंजन को न तो घोष में रखा जाता है, न ही सघोष में न तो अघोष में रखा जाता है, न ही सघोष में रखा जाता है। ठीक है, क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि जब भी हम इनको बोलेंगे तो इसमें 2 वर्ड आएंगे। बोलने में कितने वर्ड आएंगे, 2 वर्ड आएंगे। तो हो सकता है एक वर्ड इधर का हो, एक वर्ड इधर का हो। ठीक है, एक वर्ड इधर का हो और एक वर्ड इधर का हो। जैसे हम आपको एक थर्ड बता रहे हैं। अब बात करते हैं, जैसे हमने तरह को बोल दिया, तो तरह कैसा एक संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। क्या है, तरह क्या है, संयुक्त। और किससे किससे मिलकर बना है, एक तो त से मिलकर बना है, एक किससे मिलकर बना है, र से मिलकर बना है। एक तो त से, एक सो र से मिलकर बना है, ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो एक त से एक तो र से मिलकर बना है। तो एक तो चला आया पहले वर्ग में, पहला वर्ग क्या है, अघोष है। ठीक है, और दूसरा क्या है, र, और र किस में आ रहा है, र तो आ रहा है, घोष सघोष में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं उनको न तो घोष में रखा जाता है, न ही अघोष में रखा जाता है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब बात आती है उत्क्षिप्त व्यंजन और स्वर को हम कहाँ रखेंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन और स्वर को हम कहाँ रखेंगे, तो गाइस उत्क्षिप्त व्यंजन जो ये दो ठो हैं, ये दिख किस में रहा है, तीसरे वाले में दिख रहा है और चौथे वाले में दिख रहा है। तो याद करने की जरूरत है नहीं, किस में होगा, तीसरे वाले चौथे वाले में है। तो इसका मतलब तीसरा चौथा किस में है, घोष या सघोष में है। तो मतलब उत्क्षिप्त व्यंजन क्या हो जाएंगे, ढ, और ये वाला और ये वाला। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये भी किस में चला जाएगा, सघोष या घोष में चला जाएगा। अब स्वर की बात आती है, तो स्वर को कहाँ रखा जाए, तो स्वर को भी किस में रखा जाता है, इसी में। सभी स्वर को कहाँ रखा जाता है, सभी स्वर को किस में रखा, घोष या सघोष में रखा जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है। वो है प्राण वायु के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, यानी कि प्राण वायु के आधार पे अब व्यंजन को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए उसको भी देख लें। गाइस जो अगला प्रकार है व्यंजन को बांटने का, वो है प्राण वायु के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राण वायु के आधार पे जो व्यंजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहले वाले को बोला जाता है अल्प प्राण और दूसरे वाले को बोला जाता है महाप्राण। ठीक है, अब इसका मतलब आपको समझाते हैं। जैसे अब हमने बोला अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब ये होगा, यहाँ पे ये समझना होगा कि जो अल्प प्राण मतलब हो जाएगा कि हम जब बोल रहे हैं तो हमारे थोड़े से प्राण निकल रहे हैं। जैसे किसी भी चीज को बोलने में एक तो ज्यादा तेजी से बोलते हैं, एक तो धीमे से बोलते हैं। तो जब हम थोड़ा हल्के से बोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमारा प्राण निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम तेजी से बोलेंगे या फिर थोड़ा खींच के उसको बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास ज्यादा प्राण हमारा निकलेगा। क्या होगा, प्राण ज्यादा निकलेगा। तो इस आधार पे 2 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला क्या है, अल्प प्राण, दूसरा क्या है, महाप्राण। अब आपको ये समझना होगा कि जो इतने हमने पढ़े इन सब चीजों को, तो अब इन सब चीजों में किस किस चीज को बोल रहे हैं, तो हमारे जो बोलने की जो क्षमता है, यानी कि हमारे बोलने का जो प्राण निकल रहा है वो ज्यादा तेजी से निकल रहा है, धीमे से निकल रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, इसमें जो पहला वर्ग है, पहला वाला, फिर तीसरा वाला, फिर पांचवा वाला, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि विषम संख्या है। कौन सी विषम संख्या है, तो पहला और तीसरा और कौन सा, पांचवा। अब देखिए हम आपको समझा रहे हैं। बाकी जो बचा कौन सा, दूसरा बचा और कौन सा बचा, चौथा बचा। तो दूसरा और चौथा किस में चला जाएगा, महाप्राण में। अब कौन कौन से हैं देखिए, पहले वाले में, पहला में आ रहा है क, च, ट, त, प। अब इसको हम बोल के देख लेते हैं। बोलते हैं तो कैसे आवाज आती है, क, जल्दी से आ गया। मतलब हमारे इसमें ज्यादा बोलने, हमको ज्यादा जोर लेना नहीं पड़ा, यानी कि प्राण नहीं निकल पा रहे। ठीक है, मतलब कहने का ये कि ज्यादा जोर से नहीं बोल रहे, क बोल दिया जल्दी से, हो गया क, यानी कि ज्यादा बोलने हमको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये हो जाएगा क्या, हमारे पास अल्प प्राण। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे को देखते, ग, ग, ज, ज, ग, ऐसे बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अल्प प्राण, थोड़े से प्राण निकल रहे हैं। ठीक है, अब पांचवें देख ले, अंग, य। अब दूसरी बात आती है महाप्राण की। तो महाप्राण में बोल के देखते हैं, बोल के देखेंगे तो ख, ख, ख। अब देखिए बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बहुत तेजी से जोर से बोल रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। तो उसको मतलब क्या हो जाएगा, प्राण हमारे ज्यादा निकल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, महाप्राण, ज्यादा प्राण निकल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा चौथा घ। क्या हो जाएगा, घ। देखिए ना, बोलने में कैसा लग रहा है, वैसे ध, ढ ऐसे बोलने में लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है संयुक्त स्वर। ठीक है,
अंतस्थ व्यंजन और स्वर किस में रखे जाएंगे, इसमें कि इसमें। तो बोलने के आधार पे देख सकते हैं। तो जब हम लोग बोलेंगे य र ल व स, य र ल व स, तो जब य र ल व को बोलेंगे तो आपको पता ही है कि य र ल व किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में, क्योंकि उसको बोलने में ज्यादा प्राण नहीं निकल रहे। य र ल व, ठीक है, य र ल व किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। ठीक है, बाकी जो बच्चा स वाला संघर्ष या उसमें व्यंजन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे। कौन सा, पहले स, फिर ये वाला स, फिर ये वाला स, फिर क्या हो जाएगा, इसमें चारों साथ में रहेंगे। जैसे उसमें अलग हो गया था ये वाला, लेकिन इसमें साथ में ही रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्वर किस में आएंगे। तो स्वर सभी क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। सभी स्वर को बोलने में ज्यादा प्राण नहीं निकलते हैं, सभी स्वर किसमें चले आएंगे, इसमें चले आएंगे। ठीक है, तो गाइस व्यंजन में अब हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, कि जब हम क से लेके मतलब जो व्यंजन बोलते हैं क ख ग घ ऐसे करके बोलते हैं, उन व्यंजनों का जो बोलने का स्थान है हमारे मुख के अंदर कहाँ से आता है, मतलब वो कहाँ से ध्वनि निकलती है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो हमारा मुख होता है, मुख वाले ये वाले भाग को ओष्ठ यानी कि ओठ कहते हैं, और जीभ को ऊपर का जो भाग होता है, जीभ के ऊपर का जो भाग होता है उसे बोलते हैं तालव्य यानी कि तालु यानी कि तालव्य बोलते हैं। ठीक है, और उसके जस्ट दांत के थोड़ा सा पीछे और जीभ के आगे जस्ट साइड उसको क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, और जो ये कंठ यानी कि अंदर जीभ के नीचे जो अंदर है उसको बोलते हैं कंठ। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कंठ हो जाएगा, तालु हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा और ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से वर्ग में आते हैं, इन वर्गों को हम किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो पहला वर्ग लिखा गया क वर्ग, क वर्ग को हम लोग बोलते हैं कंठ वर्ण। क्या, यानी कि ये जो वर्ड होते हैं ये कहां से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। कहां से बोलते हैं, कहां से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। ठीक है, च वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम तालु। क्या बोलते हैं, तालव्य। इसको हम लोग कहां से बोलते हैं, मूर्धन्य, मूर्धन्य। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं। इसको कहां से हम लोग बोलते हैं, त को कहां से बोलते हैं, दंत। कहां से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं। और प को कहां से बोलते हैं, होष्ठ यानी कि ओष्ठ। ये उच्चारण स्थान जो है, कंठ यानी कि कंठ, फिर तालव्य, फिर मूर्धा, फिर हो जाएगा दंत, फिर हो जाएगा ओष्ठ। तो इन सब चीजों को ऐसे उसका उच्चारण स्थान होता है। तो क वर्ग जो होता है, क ख ग घ से लेके अंगा, च से लेके इय, ट से लेके ड़, त से लेके न, प से लेके म, यानी कि इसका जो क का स्थान है, क से कंठ, क से कंठ वर्ग क का हो जाएगा। दूसरी बात तालव्य च का हो जाएगा, मूर्धन्य ट का हो जाएगा, ट वर्ग का दंत्य त वर्ग का हो जाएगा, ओष्ठ कौन सा हो जाएगा, प वर्ग का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको याद करने का तरीका बताते। तो इतने 25 जो स्पर्श व्यंजन है यही तो होंगे नहीं, और भी तो होंगे, बच जाएंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन बच जाएंगे, और जो अंतस्थ व्यंजन बच जाएंगे, स्वर बच जाएंगे। तो उन सबको बोलने का स्थान कहाँ से है, तो वो भी वर्ड, तो उन सबको बोलने का स्थान कहाँ से है उसके बारे में आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। ठीक है भाई, देखिए कैसे आपको याद रखना है। क से कंठ हो जाएगा, क से होता है कबूतर भी होता है, क से कौवा भी बोल सकते हैं। तो हम कौवे का उदाहरण लेकर बताते हैं आपको। ठीक है, तो कौवा जो होता है, कौवा आया, आपके कंठ पे चोंच मारा। आपके कहानी जैसे आपको बता रहे हैं कि कौवा एक उड़ता हुआ आया और आपके यहाँ पे कंठ पे चोंच मारा। तो कौवा कहाँ मारा, क से कौवा, कहाँ मारा, कंठ पे चोंच मारा। ठीक है, जब कंठ पे चोंच मारेगा तो आपको कुछ आवाज निकल के आएगी, आपके अंदर से कुछ आवाज निकल के आएगी, जैसे अ आ ह, क्या निकल के आएगा, अ आ, ऐसे करके आवाज आएगी। मतलब जब आपको दर्द होगा तो ऐसी तो आवाज आएगी। तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, और तो और क्या क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आ, और क्या हो जाएगा, ह, आहा, ऐसे करके आप आवाज निकालेंगे। उसके बाद अगर ये ऐसा लगा है तो ऐसा लगता है विष जैसा फैल गया, ऐसा जाता है क्या, विष जैसा फैल गया, तो विष का मतलब हो जाएगा विसर्ग। क्या हो जाएगा, विसर्ग। विष फैल गया मतलब क्या, विसर्ग। ठीक है, तो आप ऐसे पहले वर्ग को याद रख सकते हैं। तो 5 तो ये होते हैं, बाकी उसमें ये भी देखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, चलिए पहला तो समझ में आ गया, कौवा आया, कंठ पे चोंच मारा, आवाज निकली अ आ आ, फिर इसके बाद बीज जैसा, मतलब ऐसा लग रहा था कि बीज जैसा फैल गया। ठीक है, तो ये पहला क्या था, कंठ वर्ग का क का था। ठीक है, अब दूसरा वाले का उदाहरण हम बताते हैं, तालु वाले का। तालु वाले का च से होता है चम्मच। क्या होता है, च से चम्मच, आपको याद रखना होगा, च से चम्मच होता है। तो इसकी कहानी, इसका ट्रिक क्या है, हम आपको बताते हैं कि जो बच्चा होता है, तो बच्चा की जो मम्मी होती है उसको क्या करती है, च से चम्मच, यानी च से चम्मच क्या करती है, च से चम्मच से उसको दूध पिलाती है, और दूध पिलाती है तो उसके तालू पे क्या होता है, चम्मच लग जाता है। क्या होता है, चम्मच लग जाता है। बच्चे को जब मम्मी चम्मच से दूध पिलाती है, यानी च चम्मच,
और कहाँ लगता है? तालु पे। तो च चम्मच कहाँ लगा? तालु पे। तो च से तालब्य, यानी च से क्या हो जाएगा? तालब्य, यानी च चम्मच से दूध पिलाने में लगा क्या? तो हो जाएगा तालब्य। ठीक है, अब वो लगेगा तो बच्चा रोएगा, तो कैसे बोलेगा? ई ई, ऐसे करके रोएगा। तो बच्चा जब ऐसे रोएगा तो कौन कौन से और हो जाएंगे स्वर? तो पहला ई का दोनों रूप, ठीक है, ई का दोनों रूप हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा रोएगा ई ई। तो जब मम्मी पूछेगी क्या हुआ बेटा, चम्मच लग गया, तो बच्चा बोलेगा यस। क्या बोलेगा? एस। क्या बोलेगा? एस। यस क्या हो जाएगा? य और बड़ा वाला ये दोनों स्वर। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्या हमने बोला कि जो च चम्मच से मम्मी ने बच्चे को दूध पिलाया तो क्या हुआ? उसके तालू पे लगा, उसके तालू पे लगा। तो तालू पे लगा तो बच्चा रोने लगा और रोते हुए बोला ई, यानी कि क्या हो जाएगा? ई से क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, अब उसके बाद मम्मी ने पूछा क्या हुआ बच्चा, चम्मच लग गया, तो बच्चा बोलता है यस यस। ठीक है, तो यहाँ य और स दोनों हो जाएंगे। ठीक, अगले वाले को देखते हैं। ट, मूर्धन्य। मूर्धन्य समय ट वर्ग आएगा। क्या आएगा? ट वर्ग आएगा। अब ट वर्ग के अलावा और भी कौन कौन से होते हैं? तो ट टमाटर होता है। ठीक है, एक आदमी ट टमाटर बहुत सारा ज्यादा खा लिया। ठीक है, अब वो खा लिया तो मुर्धा हो गया। क्या हो गया? मुर्धा हो गया। मूर्धन्य से क्या रखेंगे? मुर्धा। क्या हो जाएगा? मुर्धा। टमाटर ज्यादा खाया तो उसके मुर्धा में प्रॉब्लम हो गई, यानी कि मुर्धा हो जाएगा। ठीक है, तो मुर्धा, ट टमाटर, मुर्धा। अब वो उसको प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेगा? अब वैद्य को बुलाएगा। किसको बुलाएगा? वैद्य, यानी डॉक्टर को बुलाएगा। तो पहले जमाने के जो वैद्य होते थे वो किस टाइप के होते थे? ऋषि टाइप के होते थे। तो ऐसे याद रख सकते हैं, क्या हो जाएगा? ऋषि टाइप के होते हैं। तो ऋषि यानी कि ये वाला स, ऋषि में ये तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। मूर्धन्य में क्या हो जाएगा? ट वर्ग के साथ क्या हो जाएगा? री, र और स। ठीक है, अगले वाले को देखते हैं। दंत स। क्या होता है? दंत स, ये हो जाएगा त से हम लोग त से तख्ती याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? इसको याद करने का तरीका दंत्य का तख्ती वाला। ठीक है, तो जब तख्ती हम लोग एग्जाम देने जाते थे तो तख्ती लेके जाते थे। कैसे? यानी कि दफ्ती जिसको बोलते हैं, तख्ती ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि लड़ाई झगड़ा हुआ बच्चों में और वो तख्ती घींच के मारा उसको। कैसे मारा? तख्ती घींच के मारा, और उसके कहां पे जाके लगा? दांत पे लगा। कहां पे लगा? दांत पे लगा। त से तख्ती, तख्ती खींच के मारा, दूसरा वाला झगड़ा किया बंदा और जाके उसके कहां लगा? दांत पे। कहां लगा? दांत पे। तो अब आपको पता है तख्ती कहां लगेगा? दांत पे लगेगा, यानी दंत से। त से हो जाएगा तख्ती और दंत पे जाके लगेगा। त से तख्ती, दंत पे जाके लगेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब बताइए, अगर एक बंदा मार रहा है तो दूसरा क्या? शांत बैठेगा। वो भी न्यूटन का तीसरा नियम लगाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से वो क्या करेगा? ले साले, वो भी चला के मारेगा। ले साले क्या करेगा? वो भी चला के मारेगा। ले साले, ले साले से क्या हो जाएगा? ल और क्या हो जाएगा? स। ले साले, ले से हो जाएगा ले, साले से हो जाएगा स। ले साले, वो भी चला के मारेगा तख्ती। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। होस्ट वाला देखते हैं। होस्ट वाले में आपको याद रखना पड़ेगा कि प पतंग उड़ती थी बहुत आसमान पे। तो हम लोग मतलब सभी बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोग रहते थे तो क्या बोलते थे? ऊ पतंग उड़ी, ऊ बहुत ऊपर पतंग उड़ी, ऊ पतंग उड़ी, पतंग उड़ी ऊ। यानी कि हम लोग क्या करते थे? पतंग को देखते थे, बोलते थे ऊ पतंग उड़ी, ऊ, है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? छोटा ऊ और दोनों ऊ। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक आता है। अब जैसे दो वर्ड मिलके बनते हैं, कभी कभी बोल यार दंतोष्ठ, दंतोष्ठ इसमें से कौन सा अक्षर है? ठीक है, कंठोष्ठ कौन सा अक्षर है? ठीक है गाइस, तो ऐसे पूछा जा सकता है। मूर्धा तालु कौन सा है? ऐसे करके पूछा जाता है, तो मिक्स करके पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब बचे जितने भी स्वर व्यंजन बच गए, अब उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बच गए हमारे पास? तो पहला बच गया हमारा अ बोल दिया, आ बोल दिया, ओ बचा, और कौन बचा? औ बचा। है कहीं दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये ओ बचा और ओ बचा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ओ और ओ। अब उसके बाद अब कौन सा बचा? तो बचा वह बचा, और क्या बचा? ए बचा और ए बचा। बाकी सब बच जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इनका नाम क्या दिया जाएगा? ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों जो हैं ये किस किस चीजों से मिलके बनते हैं। तो पहले तो ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहे हैं, यहाँ पे वहां पे ओ और ओ, ये दोनों किस किस से मिलके बनते हैं? ओ और ओ किस किस चीज से मिलके बनते हैं? तो ये बनता है अ और उ। किससे मिलके बनता है? अ और उ, छोटा बड़ा दोनों में से कोई ले सकते हैं। आ भी ले सकते हैं, छोटा उ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो मिलके बन रहा है, ठीक है, ये दोनों जो मिलके बन रहा है किन किन अक्षरों से मिलके? अ और उ। तो देखते हैं अ और उ कहां मिल रहा है। पहले तो अ इसमें मिला, तो अ का क्या हो जाएगा? कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। तो यहां पे लिख लेंगे पहले कंठ। ठीक है, अब उसके बाद उ किस में आ रहा है? देखते हैं उ किस में आ रहा है? किस में आ रहा है? ओष्ठ में आ रहा है, तो हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओष्ठ। तो अब इसको दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कंठोष्ठ। क्या पढ़ेंगे? कंठोष्ठ।
क्या पढ़ेंगे? कंठोष्ठ। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? कंठोष्ठ पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या, अब कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर बनाते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंठोष्ठ पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही अब कौन सा बच्चा हमारे पास? ये दोनों बचेगा, तो ए और ए, तो यहां पे इसको भी देख लेते हैं, ए और ए का दोनों रूप। ठीक है, ये किस किस चीजों से मिलकर बना है? ए तो मिलकर बना है अ प्लस ई से मिलकर बना है। किससे? अ और ई से मिलकर बना। आ भी ले सकते हैं, छोटी बड़ी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, किस किस चीज से मिलकर? अ किससे मिलकर बना है? तो आपको पता है अ जो है वो किससे मिलकर बना है? अ किस में आ रहा है? अ जो आ रहा है वो कंठ में आ रहा है। देखिए ना, कंठ में आ रहा है अ, तो जाएगा कंठ। ठीक है, प्लस अब ई किस में आ रहा है? ई वाला देखेंगे, ई वाला किस में आ रहा है? तालु में आ रहा है, तालव्य। ठीक है, तो कंठ तालु इसका नाम दे देंगे, कंठ तालु। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हो। अब बचा वह, तो वह को हम लोग क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ। ठीक है, तो आपको ये उच्चारण स्थान पूरा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम अगले ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे संधि वाले चैप्टर के साथ। ठीक है, तो अगला वीडियो जो हमारा होगा वो संधि से होगा, और संधि को भी बहुत ही आसान तरीके से आपको हम सिखाएंगे, ट्रिक के माध्यम से, कि आपको नियम याद करने की जरूरत एकदम ही नहीं है। परीक्षा में जाएंगे, बस शब्दों को देखेंगे, उसका संधि विच्छेद भी कर देंगे, और उसके साथ साथ संधि का नाम भी बता देंगे, बहुत ही आसान तरीके से, यानी बहुत ही आसान ट्रिक से हम आपको संधि के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।